स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है एक औरत की। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसी औरत की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो पति के परदेश जाते ही बहक तो गए थे, लेकिन अपने पति के प्यार के आगे वह सुधरना चाहती थी। कहा जाता है कि जब औरत के कदम बहकते हैं तो उसकी दो वजह होती है। या तो औरत का पति नपुंसक होता है या फिर वह उसके पास नहीं होता है। यही हुआ था चांदनी के साथ भी। चांदनी का पति नपुंसक नहीं था, वह बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन चांदनी का पति अक्सर बाहर दिल्ली की एक फैक्ट्री में रहकर काम किया करता था। अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और चांदनी की खुशी के लिए वह दिल्ली एक फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी करता था और वहाँ से वह अपने घर चांदनी को पैसे भेजता रहता था। चांदनी एक दिन रसोई में खाना बना रही थी। रात को उसके फ़ोन पर बार बार एक नंबर से कॉल आ रही थी। जिस नंबर से कॉल आ रही थी, चांदनी जानती थी कि वह किसका नंबर है। अपने मोबाइल को उसने साइलेंट पर रखा हुआ था। वह अपने पति विशाल को यह पता नहीं लगने देना चाहती थी कि वह किससे बात कर रही है। उसका पति विशाल रूम में बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है। जब अपने पति की आंखों में वह अपने लिए बेइंतहा प्यार देखती है तो वह सुधरना चाहती थी, लेकिन कभी कभी कुछ औरतें अपनी बर्बादी का रास्ता खुद अपने आप ही बनाती है। पहले तो वह बहक जाती है और फिर अगर बाद में सुधरना भी चाहे तो फिर वह आशिक उनको सुधरने नहीं देता और फिर उनको मौत के घाट उतार देता है। ऐसे ही चांदनी के साथ भी हुआ था। विशाल दिल्ली में रह कर के अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, लेकिन कोरोना काल के चलते, जब कोरोना काल ने अपनी चपेट में पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को कोरोना ने नहीं छोड़ा। किसी जिसको भी देखा, जो भी जिसके ढांचे में चढ़ा, उसको ही अपनी चमेट में ले लिया। सारे हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, ट्रेनों के पहिए रुक गए थे, बसों के चक्के जाम हो चुके थे। जहां जो चीज़ खड़ी थी वहां खरी की खरी रह गई थी। कोरोना महामारी में लोग जो परदेसी थे वो अपने घर पैदल जा रहे थे। सवारियां भी नहीं मिली थी। लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे। हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद लोग अपने घर पहुंचे थे। वह कोरोना काल का मंजर अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो, अगर आपको ऊपर भी यह बीता होगा तो फिर आपको ज़रूर पता होगा कि मैं जितनी बात कह रहा हूँ वह बिल्कुल सच है और बिल्कुल हकीकत है। औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए हुए सैकड़ों किलोमीटर का उन्होंने सफ़र तय किया था। कोई सवारी वाला बैठाने के लिए तैयार नहीं था। अगर भूले बिछड़े कोई गाड़ी आ भी जाती, ट्रक या टेम्पो या कोई गाड़ी वगैरह की कोई गाड़ी अगर आ भी जाती, पहली बात तो सब कुछ बनता, लेकिन कुछ गाड़ियों को छुट्टी वगैरह दिया करती थी। जो ज़रूरतियों का सामान ज़रूरी था लोगों के लिए वो पहुंचाया करती थी, तो वह भी मौके का फ़ायदा उठा रहे थे। उन कामगारों से, उन मजदूरों से जिनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं होते, वह उनसे मोटी रकम मांगा करते थे। अब बेचारे कहाँ से दे, क्या करे, कहाँ से लाए, वह मंजर अगर आपको याद होगा तो आज मेरी यह बात आपको ज़रूर सच्ची लगेगी। फिलहाल कोरोना काल का मामला अलग है कि उसमें क्या हुआ था। हमारी कहानी का टॉपिक अलग है। बात आ गई क्योंकि कहानी कोरोना काल की है तो इसीलिए मुझे बताना पड़ा। इस विषय पर भी विस्तार से बात करेंगे। उस टाइम भी बहुत सी कहानियाँ घटी, बहुत सी घटनाएं घटी, वो भी आपको कहानी सुनाऊंगा। फिलहाल विशाल जो है वो अपने घर आया हुआ था, अपने गांव आया हुआ था दिल्ली से। कोरोना काल के दौर में अब चांदनी को अपने आशिक से मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए वह उसको बार बार लगातार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था। चांदनी उससे कहती है कि अभी फ़ोन मत करो, मेरा पति घर में है, अगर उसने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे।
उसका प्रेमी रोशन कहता है कि चांदनी जल्द ही मिलने का इंतजाम करो, अपने पति को कहीं भेजो, वह कब तक घर में कुंडली लगाकर बैठा रहेगा। मैं तुमसे मिलने के लिए यह बेताब हूँ। अगर तुमने कोई इंतजाम मुझसे मिलने का नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। चांदनी कहती है कि रोशन प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करना। मैं कुछ ना कुछ करके अपने पति को मना लूंगी, समझा लूंगी और उसको 1-2 दिन के लिए बाहर भेजने का इंतजाम करती हूँ। दोस्तों, बात उस समय की है जब माहौल सब कुछ ठीक ठाक था। दिल्ली कमाने के लिए गया हुआ था विशाल। विशाल के यहाँ 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन पति की दूरी चांदनी को विशाल के जाने के बाद सताती रहती है, क्योंकि चांदनी अपने जिस्म से बदन से तंदुरुस्त थी। जो औरत हट्टी कट्टी हो, तंदुरुस्त हो, जिस्म के अंदर कोई मर्द ना हो, तो फिर उसको जिस्म की खुराक तो चाहिए होती है। बहुत ही कम ऐसी औरतें होती है जो हालात से समझौता करती है, अपने पति की अमानत को किसी दूसरे को नहीं सौंपती है। ऐसे भी बहुत औरतें, बहुत सी नहीं बल्कि बहुत है, और ऐसे भी बहुत सी औरतें हैं जो अपने पति के परदेश जाने के बाद वो हालात से समझौता नहीं कर पाती है और अपने यौवन सुख के लिए वह बहक जाती है। चांदनी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी रात की तन्हाइयों को। विशाल के जाने के बाद वह तड़पती रहती। यौवन सुख पाने के लिए वह मछली की तरह, जैसे जल बिन मछली होती है, उस तरह वह रातों को करवट बदलती रहती। उसकी रातों को नींद हराम हो गई थी। विशाल जब उससे फ़ोन पर बात करता तो उसको मन कुछ देर के लिए तो उससे बात करने के बाद बहल जाता, लेकिन फिर वही उसकी हालात हो गई थी विशाल के घर में, क्योंकि उसके छोटे छोटे 2 बच्चे अभी ना समझते। उसकी सिर्फ माँ थी, जो कि वो भी काफ़ी बूढ़ी थी और अक्सर बीमार रहती थी, जो सिर्फ चारपाई पर ही पड़ी रहती थी। बाकी फैमिली वाले चांदनी के नहीं थे, क्योंकि अपने भाइयों से अलग सेपरेट जगह में चांदनी रहता था, इसीलिए ज़्यादा कोई रोकने टोकने वाला भी चांदनी को नहीं था। एक दिन चांदनी, क्योंकि बच्चे छोटे थे, उसकी सास बीमार थी, अपने घर का सामान लाने के लिए बाहर भी जाना पड़ता था। एक दिन वह बाजार करने के लिए बाहर गई तो बाजार वहाँ से उसके गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर लगता था। जब वह एक दिन घर का जरूरी सामान लेकर लौटकर आ रही थी तो उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। उस थैले को हाथ में लटकाए हुए चांदनी पैदल ही आ रही थी कि पीछे से अचानक बाइक पर सवार रोशन चांदनी के पास आकर रुकता है और कहता है कि भाभी जी, लगता है थैले में बहुत ज़्यादा वजन है, चाहो तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। चांदनी उसे नहीं जानती थी, लेकिन वह इतना ज़रूर समझ चुकी थी कि यह रास्ता सिर्फ मेरे गांव जाता है और यह बाइक वाला भी मेरे गांव की तरफ ही जा रहा है, इसलिए गांव का ही कोई लड़का होगा। तो चांदनी कहती है कि नहीं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो रोशन कहता है कि भाभी जी, मैं आपको जानता हूँ, आप घबराओ मत, मैं आपको पहचानता हूँ, आप विशाल भैया की पत्नी हो ना। चांदनी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे विशाल भैया की ही पत्नी हूँ। उससे ज़्यादा और कुछ जवाब नहीं देती। उसके बाद में रोशन कहता है कि भाभी जी चलाओ, अपना थैला मुझे दे दो, मैं इसको मोटरसाइकिल पर पीछे बांध देता हूँ। वो उसके हाथ से थैला लेता है और मोटरसाइकिल पर पीछे गद्दी पर रस्सी से उसके थैले को बांध देता है। चांदनी जैसे ही उसको थैला देने के लिए झुकती है, रोशन चांदनी के ऊपर नज़र गड़ा देता है और झुकी हुई चांदनी के उभार पर वह एक टक दिखे जा रहा था। चांदनी के बड़े बड़े उभार उसको किसी खूबसूरत पहाड़ी से कम नहीं लग रहे थे, जैसे उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। उसके बाद थैला बांध देता है। थैला बांधने के बाद चांदनी से कहता है कि भाभी जी, आप मेरे पीछे बैठ जाओ, क्योंकि थैला पीछे गद्दी पर बढ़ने की वजह से जगह कम रह गई थी। अब चांदनी जब उस मोटरसाइकिल पर बैठती है तो वह रोशन से बिल्कुल चिपक जाती है। उसके सीने की छुअन, उसके सीने की मुलायम उसको बार बार महसूस हो रही थी। रोशन भी इतना शांति था, है तो अभी नया जो नौजवान ही था, वो भी कुंवारा था, लगभग 22 साल का नौजवान था, लेकिन इतना शातिर था कि वह भी उस पल के मजे को गंवाना नहीं चाहता था। मोटरसाइकिल पर चलते हुए
वह जानबूझकर अपनी बाइक को गड्ढों में ले जा रहा था। जैसे ही गड्ढों में बाइक जाती और झटका लगता, पीछे से चांदनी झटके की वजह से उससे बार बार टच होती और उसका सीना जैसे ही रोशन के कमर पर महसूस होता तो वह भरपूर आनंद ले रहा था। फिलहाल उसका गांव आ जाता है और चांदनी उतरकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन रोशन कहता है कि भाभी जी अपना नंबर तो देती ही जाओ। चांदनी ना चाहते हुए भी रोशन को अपना नंबर दे देती है। नंबर देने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद 1-2 दिन गुजरे थे कि अब रोशन ने चांदनी को फ़ोन करना शुरू कर दिया था। अब चांदनी ने भी रोशन से बातें करनी शुरू कर दी। फिर उनकी बातें बढ़ते बढ़ते हंसी मजाक तक फ़ोन पर ही पहुंच गए। अब जब और आगे पहुंचती है तो अब हंसी मजाक से निकलकर अब एक दूसरे से वह मिलने भी ले गए थे। मतलब कहने का यह है कि चांदनी अब बहक चुकी थी। एक मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेने की वजह से और वहीं उसका रास्ता बना बहकने का। अब उसने रोशन को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया था। पति के बिना जो वह तन्हाई महसूस करती थी, जो उसके बिना वह यौवन सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अब वह रोशन से उस सुख को प्राप्त करना चाहते थे। अपनी सास को दवाई खिलाने के बाद, उसको सुलाने के बाद, बच्चों को सुलाने के बाद चांदनी अलग रोशन के साथ एक कमरे में पूरी रात के लिए बंद हो जाया करती। अब विशाल की गैर मौजूदगी में विशाल के ही रूम में उसके ही बेड पर चांदनी और रोशन सारी रात रंगललिया मनाया करते, क्योंकि रोशन तो पहले से ही शादीशुदा नहीं था, उसको कोई रोक टोक नहीं थी। पूरी रात चांदनी को गोद में और चांदनी भी पति सुख से वंचित रहती थी। उसका पति भी कई कई महीने उसको बाहर गए हुए हो जाते थे, इसीलिए वह भी पूरी रात रोशन के साथ वासना का खेल खेलती। फिलहाल दोनों की गाड़ी पटरी पर बड़ी तेजी के साथ दौड़ती रहती है। फिर समय आता है कोरोना काल का। कोरोना काल का जब समय आया, कामगार अपने अपने घर वापस आ गए, तो विशाल भी अपने घर वापस आ जाता है। अब विशाल जब कोरोना काल में घर पर रह रहा था तो रोशन और चांदनी के मिलने के रास्ते नहीं खुल पा रहे थे, बिल्कुल बंद हो चुके थे। लगभग 4 महीने बीत चुका था। रोशन और चांदनी एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहते थे। अब चांदनी को विशाल से वह दिलचस्पी नहीं रही थी। भले ही विशाल तन से बिल्कुल स्वस्थ था, किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं थी, क्योंकि चांदनी को रोशन का जब से साथ मिला था, अब उसने अपने पति में वह इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दिया था। इसीलिए चांदनी भी यही चाहती थी कि रोशन से मिलने का कोई न कोई रास्ता जल्दी से निकल जाए। जब दोनों की फ़ोन पर बात होती है तो चांदनी रोशन को यकीन दिला देती है कि मैं अपने और तुम्हारे मिलने का कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगी। सब्र रखो, लेकिन तुम कभी भी मेरे घर आने की कोशिश मत करना। जब तक विशाल घर पर मौजूद है, रात होते ही दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, और फिर जब सोने का समय आता है तो चांदनी विशाल के सीने पर सर रखकर कहती है कि विशाल, अब तो कोरोना काल का जो पीरियड है वह भी कम होने लगा है। कोरोना वायरस जो संक्रमित चारों तरफ फैला हुआ था, अब कम हो गया है। लोग अपने अपने काम पर लौटने लगे हैं। घर में सारा सामान खत्म हो चुका है। खर्च के लिए जो पैसे तुम लाए थे वह भी सारे खर्च हो चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अब काम पर जाने की सोचो। विशाल कहता है कि चांदनी, मुझे भी पता है सारी बातें, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अब यह सोच रहा हूँ कि परदेश रहते हुए मुझे काफ़ी दिन गुजर गए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहीं पर कोई कामकाज कर लूँ। चांदनी देखती है कि विशाल का तो मन ही कुछ और है। वह एकदम से अपना तिरिया चरित्र दिखाती है और कहती है कि विशाल, क्या तुम चाहते हो कि जो गांव में हमारी इज्जत है वह कम हो जाए, वह खराब हो जाए? आज तुम परदेश में रहते हो, मैं सर उठाकर गांव में कहती हूँ कि मेरा पति परदेश में रह करके अच्छी कमाई करता है, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। यहाँ रह करके तुम कितना कमा लोगे? उसके लिए फिर पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए
कल अगर तुम कहीं से कर्ज लेकर कोई कारोबार शुरू करो और वह कारोबार चले ना चले, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अगर करोगे तो तुम वही जो तुम्हारे मन में होगी। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि अब खर्च की तंगी आने लगी है। और फिर वह मुंह फुलाकर उससे करवट लेकर चादर ओढ़ करके सो जाती है। फिलहाल सुबह होती है। सुबह को विशाल गांव में घूमने के लिए जाता है। गांव में घूम करके घंटे 2 घंटे में जब वापस आता है तो विशाल चांदनी से कहता है कि चांदनी, आज मैंने अपने फैक्ट्री मालिक से बात की थी। वह कह रहा था कि फैक्ट्री अब चालू करेंगे, इसीलिए तुम काम पर आ जाओ। और खुशी की बात यह है कि उसने मेरी काम के पैसे भी बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो मैं अब वापस दिल्ली जाना चाहता हूँ। चांदनी की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी। उसने कहा कि कब जाओगे? तो विशाल कहता है कि चांदनी, मैं आज ही जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि फिर 4 दिन बाद तक ट्रेन नहीं है। इसीलिए मैं आज ही जाने की तैयारी करता हूँ। चांदनी के मन की मुराद पूरी हो गई थी। अपने प्रेमी से मिलने के सारे रास्ते उसे खुलते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल वह जल्दी जल्दी रसोई में जाती है और फिर विशाल के लिए रास्ते का खाना तैयार करती है। रास्ते का जब खाना तैयार करने के लिए वह रसोई में कदम बढ़ाती है तो विशाल उसकी कलाई पकड़ लेता है और कहता है कि चांदनी, मैं आज परदेश जा रहा हूँ। फिर पता नहीं मैं 3 महीने या 4 महीने में वापस आऊँ। मुझे खाना तो यह रास्ते में भी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम मुझे रास्ते में नहीं मिलोगी। तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक मैं 3 घंटे 4 घंटे यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। यह कह करके उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह चांदनी का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाता है और फिर उसको बिस्तर पर लिटा देता है। बिस्तर पर लिटाने के बाद बड़े प्यार से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेता है और कहता है कि चांदनी, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कोई भी कमी आज तक मैंने नहीं छोड़ी है जो खुशी मैंने तुम्हें देने की कोशिश नहीं की हो। आज तुम्हारी खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए मैं फिर परदेश जा रहा हूँ। सिर्फ यह 4 घंटे में तुमसे प्यार करने के लिए मांग रहा हूँ। उसकी इन जज्बाती बातों को सुन करके चांदनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह विशाल के सीने में लिपट जाती है। विशाल को वह अपनी बाहों में जकड़ लेती है और खूब रोती है। शायद उसको अपनी बदचलन पर आज पछतावा हो रहा था और वह विशाल से कहती है कि विशाल, तुम परदेश जाओ, खूब पैसा कमाओ, हमारे लिए भी, अपने बच्चों के लिए। आज से मैं तुम्हारी अमानत को संभाल करके रखूंगी। उसके बाद कई घंटे तक प्यार करते रहते हैं। विशाल परदेश चला जाता है। इधर रोशन चांदनी से मिलने के लिए बेताब था, लेकिन अब चांदनी की समझ में आ चुका था कि वह जो कुछ भी कर रही थी वह गलत कर रही थी। विशाल के साथ बेईमानी कर रही थी, बेवफाई कर रही थी, लेकिन अब उसने सुधरने का प्लान बना लिया था। रोशन से ना मिलने की उसने कसम खाई थी। उसने विशाल की आंखों में जो प्यार देखा था वह रोशन के पास नहीं था। विशाल की आंखों में पत्नी के लिए सच्चा प्यार था और रोशन की आंखों में सिर्फ हवस और वासना होती थी। इसीलिए अब उसने रोशन से ना मिलने का फैसला कर लिया। बार बार रोशन के फ़ोन करने के बाद भी चांदनी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब रोशन तमतमाता हुआ घर आता है। घर आने के बाद चांदनी से लड़ने लगता है, झगड़ा करने लगता है। चांदनी कहती है कि रोशन, जब तक मैं तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे साथ मैंने संबंध बनाए, वह मेरी भूल थी, मेरी गलती थी, मेरे कदम बहक चुके थे। अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती हूँ। वह मेरी गलती थी, उसका मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अपने पति को मैं धोखा दे रही थी। मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी? इसलिए अब अपने किए पर मैं शर्मिंदा हूँ। इसलिए तुम मुझे भूल जाओ और वापस चले जाओ। मैं अब तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहती। रोशन बुरी तरह से तिल मिला चुका था, क्योंकि उसके सर पर वासना का भूत सवार था। वह हर हालत में अपनी प्रेमिका को, अपनी मासूका को, चांदनी को हासिल करना चाहता था। 4 महीनों से लगभग विशाल घर में रहने की वजह से रोशन चांदनी को हासिल नहीं कर पाया था।
उसके साथ संबंध नहीं बना पाया था। और जब कोई कुंवारा लड़का किसी औरत के संपर्क में आता है, उससे संबंध बनाता है, तो फिर उसको ऐसी लत लगती है कि वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही हो रहा था रोशन के साथ भी। रोशन गुस्से में तमतमा जाता है। दोनों के बीच में बात बढ़ जाती है। दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। इसी बहस में दोनों के बीच में बात बढ़ी तो रोशन चांदनी के ऊपर हाथ उठा देता है। पलटकर चांदनी भी उसके ऊपर हाथ उठा देती है और कहती है कि तुम्हारे रखेल नहीं हूँ, कोई जागीर नहीं हूँ। जब मेरा मन था तुमने मेरे साथ संबंध बनाए, अब मेरा मन तुमसे संबंध बनाने का नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिलहाल वह रोशन को धक्के देकर भगाना चाहती थी घर से। रोशन के सर पर शैतान सवार था, उसके सर पर खून सवार था, इसीलिए उसने वहीं पर जिस सिल्स पर मसाला पीसते हैं वो रखी हुई थी और उसके ऊपर वो मसाला पीसने का पत्थर भी रखा हुआ था। रोशन उस पत्थर को उठाता है और चांदनी के सर पर मारता है। पत्थर के सर पर लगते ही चांदनी तड़प कर नीचे जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। रोशन के ऊपर इतना खून सवार था कि वो वहीं बस नहीं करता। अब गुस्से में उसने उसके सर पर कई बार और मार दिया और फिर वहीं चांदनी की तरफ तरफ कर मौत हो जाती है। उसकी हत्या करने के बाद रोशन वहां से फरार हो जाता है। उसके मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले विशाल को भी फ़ोन कर देते हैं। विशाल जब घर आता है उसको सारी बातों का पता लगता है। अपनी पत्नी की बेवफाई पर उसको बड़ा एहसास होता है और वह बड़ा अफसोस करता है कि मैंने आज तक चांदनी को खुश करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आखिर मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी जो चांदनी ने मुझसे बेवफाई की, और आज उस बेवफाई का ही नतीजा है जो चांदनी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी है। अगर चांदनी मुझसे बेवफाई ना करती, रोशन के संपर्क में न आती, तो शायद आज चांदनी जिंदा होती। तो दोस्तों, बड़ी ही हैरान कर देने वाले और परेशान कर देने वाली कहानियाँ कभी कभी हमारे सामने आती है। कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, किस जगह आपको कहानी कैसी लगी यह कहानी को कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।